दिल्ली का नेशनल जर्नलिज्म उससे कुछ अलग है। हाँ। न्यूयॉर्कर में इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक का, उसने रिकॉर्ड पे कहा है कि वी आर नॉट इन द न्यूज बिजनेस, वी आर इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। बिल्कुल तो तुम भी धंधे में हो भाई, है ना? अगर आप अखबार को बेच रहे हो साबुन की तरह, सिगरेट की तरह नेशनली, तो उत्तराखंड के जर्नलिज्म के बारे में माथा पीट के क्या करना? वो लोग यही कर रहे हैं। ये मेरी पीएचडी में ये लाइन है कि एक मतलब ये वाकई में एडवर्टाइजमेंट का धंधा हो गया। मेरी एक किताब आई है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पे, जो पार्लियामेंट रिपोर्ट करता है उस जर्नलिस्ट की पहली किताब है वो। तो उसमें भी मैंने बहुत लोगों से, जर्नलिस्टों से बात की, तो सभी ये कहते हैं कि हमें ऐसी खबरें न लिखनी है न दिखानी है टीवी पे जिससे उसका रेवेन्यू पे कुछ असर पड़े। इसका कारण ये है कि जो जितना भी एड रेवेन्यू अखबारों का है, हाँ। इतना तो मैं समझ ही पाया हूँ अब तक। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार का भी 45% रेवेन्यू जो है, उस पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए रितु खंगूड़ी भूषण बिहारी भी होती है और गढ़वाल से इलेक्ट होकर स्पीकर बनती है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन तो ये लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन वो बिहारी नहीं है, वो जनरल खंगूड़ी की लड़की है। उनके पति भी गढ़वाली हैं, पति भी गढ़वाल, छोटे भाई हैं। और ये शादी आपको आश्चर्य होगा, ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कराई थी। अच्छा। मैं उस समय कवर करता था जनता दल, क्या होता था, बी, हाँ वो लोक दल था ना, लोक दल बी। हाँ। बेदार की डाली छेलो बैठी ओला, पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला। ही मेरा बुरा सा, ही मेरा गुराला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जोला। जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लक्ष्मण। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण जी। वैसे उनका पूरा नाम है भारत भूषण बेंजवाल, लेकिन वे अपने सरनेम का लिखते नहीं रहे हैं। वे हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे, मेल टुडे के फाउंडर एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज सर्विस के एडिटर, द टेलीग्राफ के दिल्ली एडिटर। इसके अलावा वे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत से बड़े बड़े अखबारों में रहे, वाशिंगटन में भी रहे। इसके अलावा आजकल वे साउथ एशिया एडिटर, ऑस्ट्रेलिया एकेडमिक न्यूज सर्विस 360info.org से जुड़े हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दिल्ली का नेशनल जर्नलिज्म उससे कुछ अलग है। हाँ। न्यूयॉर्कर में इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक का, उसने रिकॉर्ड पे कहा है कि वी आर नॉट इन द न्यूज बिजनेस, वी आर इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। बिल्कुल। तो तुम भी धंधे में हो भाई, है ना? अगर आप अखबार को बेच रहे हो साबुन की तरह, सिगरेट की तरह नेशनली, तो उत्तराखंड के जर्नलिज्म के बारे में माथा पीट के क्या करना? वो लोग यही कर रहे हैं। ये मेरी पीएचडी में ये लाइन है कि एक मतलब ये वाकई में एडवर्टाइजमेंट का धंधा हो गया। मेरी एक किताब आई है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पे, जो पार्लियामेंट रिपोर्ट करता है उस जर्नलिस्ट की पहली किताब है वो। तो उसमें भी मैंने बहुत लोगों से, जर्नलिस्टों से बात की, तो सभी ये कहते हैं कि हमें ऐसी खबरें न लिखनी है न दिखानी है टीवी पे जिससे उसका रेवेन्यू पे कुछ असर पड़े। इसका कारण ये है कि जो जितना भी एड रेवेन्यू अखबारों का है, इतना तो मैं समझ ही पाया हूँ अब तक। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार का भी 45% रेवेन्यू जो है वो सरकारी एड से आता है, क्लासिफाइड एड से। तो 45 मतलब आधा आपका रेवेन्यू अगर सरकार से आ रहा है और सरकारी एड से आ रहा है, तो आप क्यों सरकार से पंगे लेंगे? हाँ, तो जरे मैसेज चली गया ना, जमाना बदल गया। थोड़ा परिवार के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे कि भारत भूषण जी का परिवार कैसे है। आप तो बिल्कुल अभी बिल्कुल यंग ऐसे लगते हैं कि मतलब 60 से भी नीचे, में सही बता रहा हूँ। यंग तो मैं नहीं, तो इसका राज क्या है, और दूसरा परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। यंग मैं नहीं हूँ। मेरे पिताजी दिल्ली में काम करते थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे, ऑल इंडिया रेडियो के। उससे पहले DAVP में थे, और वो सर्विस में ही मर गए। उनकी डेथ हो गई 54 साल की उम्र में। तो मेरा छोटा भाई उस समय कॉलेज में पढ़ता था। लोगों ने कहा कि भाई इसको नौकरी मिल जाए, मैं तो जर्नलिस्ट बन चुका था, कि इसको नौकरी दिला दो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, कम से कम असिस्टेंट की नौकरी तो मिल ही जाएगी, हो सकता है सेक्शन ऑफिसर की मिल जाए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अगर मेरे को पढ़ने का मौका दिया है, हमारे पिताजी कहते थे कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते शिक्षा के सिवाय। मैंने कहा इसको भी पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसने अपना MA खत्म किया, IAS का इम्तिहान दिया। आपको मालूम था वो हेल्थ सेक्रेटरी रहा, रिटायर हो गया राजेश भूषण। तो हमारे यहाँ एजुकेशन पे बड़ा ध्यान दिया जाता था। मेरी बहन भी पढ़ाती थी, इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रही है गढ़वाल में, वो भी रिटायर हो गई है। मेरी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में
एसोसिएट प्रोफेसर थी हिस्ट्री की, वो भी अभी रिटायर हुई। तो हमने अपने बच्चों को यही कहा कि भैया पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, तुमको पढ़ाई अच्छी करवाएंगे। तो मेरा बड़ा लड़का जो है उसको रोड स्कॉलरशिप मिली, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, ऑक्सफोर्ड से उसने पीएचडी की, वो साइंटिस्ट है। अभी वो एस्ट्राजेनेका के लिए काम करता है, जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई, दे पोस्टेड हिम टू बार्सिलोना, तो वहाँ पर है। छोटा लड़का उसने लॉ किया, वो भी अमेरिका गया, नेशनल लॉ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उसने एलएलएम किया, वापस आ गया और अब दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है। तो दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइन पे लग गए। मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि भाई जो भी करो पत्रकार मत बनना बस। पत्रकार, हाँ, ये सही कहा, पत्रकार। बाकी हाँ, जो मर्जी करो। बड़ा लड़का बहुत अच्छा पियानो बजाता है, गाता भी है, तो कहता है मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, बन जाऊँ। मैंने कहा बिल्कुल बन जाओ। हाँ। छोटा वाला एक्टर बनना चाहता था, मैंने कहा यार एक्टर के लिए हम शायद ठीक नहीं रहेगा, तुम देखो कुछ और करो। तो वो लॉयर बन गया, अच्छा डिबेटर है, तो ठीक ठाक कर रहा है लॉ में। पत्रकार क्यों नहीं बनना है, ऐसी क्या धारणा है? वैसे तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था मत बनो जर्नलिस्ट। हाँ। इंजीनियरिंग कर ली तुमने, पीएचडी कर ली, अब क्यों बन रहे हो तुम? उन्होंने कहा दो चीजें, एक तुम्हारी फैमिली लाइफ जीरो हो जाएगी, हाँ। और दूसरे तुम्हारे बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। हाँ। दोनों बातें सही निकली। और एक तीसरा कारण है जिससे मैं कहता हूँ लोगों को पत्रकार नहीं बनना चाहिए, वो ये है कि हमारा जो जर्नलिज्म का क्राफ्ट है, हाँ। वो ऐसा है कि हमको लोग कहते हैं जाओ देख के बताओ क्या हो रहा है। आप जाके वो पानी पे स्पाइडर चलते हैं ना, वाटर स्पाइडर, उसकी हाँ। तरह आप चलते हैं और बता देते हैं कि ले ऑफ द लैंड क्या है। यानी टोटलाइज कर लो, सार बता दो उसका पूरा, हाँ। जिंदगी का, किसी भी इंसिडेंट का। तो वो जो आदत जर्नलिस्ट की पड़ जाती है ना, उससे जर्नलिस्ट जो है बड़े जजमेंटल हो जाते हैं। हाँ। ये उनकी पर्सनल लाइफ में भी चला जाता है। हाँ। आप हर एक के बारे में जजमेंटल हैं, आप हर एक के बारे में एकदम सोचते थे ये आदमी ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है। हो सकता है आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हम ग्रे एरियाज देखते ही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ बन जाता है, जो मेरे ख्याल से अच्छी चीज नहीं है। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चों में वैसा कैरेक्टर फ्लॉ आए, इसलिए मैंने कहा भैया पत्रकार मत बनो, जिसको साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बनो, म्यूजिक करना है म्यूजिक करो, जो भी करना है वो करो। आपका इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग है, या जो उसमें भी बड़ा आपने रिपोर्टिंग की है, तो चलो नेपाल से शुरू करते हैं। नेपाल में जो बड़े आंदोलन हुए थे आपने कवर किए, उसमें क्या था थोड़ा? पहला जन आंदोलन जो 89-90 वाला जन आंदोलन था, वो मैंने कवर किया था। उसमें हुआ ये था कि राजा का एक छत्र राज चलता था, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह सब बैंड थी। तो यहाँ से चंद्रशेखर अपने साथ 4-5 जर्नलिस्ट को लेकर के, कुछ पॉलिटिशियंस को लेकर के, एक नेपाली कांग्रेस की जो पहली मीटिंग हुई गणेश मान सिंह के घर में, जब इलीगल मीटिंग, उसको अटेंड करने गए कि देखते हैं क्या होता है। तो उसमें मैं गया था। तो वो मीटिंग भी हमने अटेंड की। राजा ने कोई वायलेंस नहीं किया, उसकी फौज चारों तरफ खड़ी थी, और गणेश मान सिंह का घर है थमेल में, अब तो होटल बन गया है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा प्रांगण है, उसमें मीटिंग हुई थी। उस समय गणेश मान सिंह जी का इंटरव्यू किया मैंने, कृष्ण प्रसाद भट्टराय का किया, जीपी कोइराला, और बहुत सारी दोस्तियां उस समय नेपाल के जो उभरते हुए एक्टिविस्ट थे उनके साथ हुई, जो बाद में जाके मंत्री बने, दोस्त बन गए। तो पहला आंदोलन तो वो कवर किया। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन जब माओइस्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, वो कवर किया। उससे पहले मैंने बाबूराम भट्टराय जी को इंटरव्यू किया था जब वो अंडरग्राउंड थे, और जब वो नेपाल पहुंचे एग्रीमेंट के बाद, जिसकी हिंदुस्तान ने फैसिलिटेट किया, तो उनको और उनसे क्या कहते हैं, ये प्रचंडा जी से अच्छी मेरी जान पहचान हो गई। उस आंदोलन के दौरान, मतलब मेरे को हिंदुस्तान में कभी टीयर गैस नहीं लगी है, लेकिन नेपाल में टीयर गैस लगी। और मुझे उस समय नेपाली दोस्तों ने कहा कि ये फ्लोराइड टूथपेस्ट लगा लो आंख के नीचे और नाक के अंदर, कुछ असर नहीं पड़ेगा। और वो लेके चलते थे फ्लोराइड टूथपेस्ट की ट्यूब, तो वो सब लगाया हुआ है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। लेकिन नेपाल फिर मैं लगातार जाता रहा हूँ। मेरे एक मित्र थे जो 89-90 में एक्टिविस्ट थे, बाद में वहाँ के विदेश मंत्री बन गए, तो कई लोग कुछ और मंत्री बन गए। तो उनसे आना जाना लगता चलता रहा। और फिर मेरे जो अखबार थे उनको काफी इंटरेस्ट था नेपाल में। टेलीग्राफ को तो ज्यादा इंटरेस्ट था, तो टेलीग्राफ के लिए तो मैं एक हफ्ते के लिए चला जाता था कि नेपाल में क्या हो रहा है, और नेपाल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे रिपोर्ट करता था।
तो नेपाल से आज भी मेरा नाता है, तो अभी भी जाता रहता हूँ। अब रिपोर्ट करने नहीं जाता, दोस्तों की लड़कियों की शादी में जाता हूँ यहाँ। मैं एक चीज बता दूं कि मेरा जो हिमालय लोग यूट्यूब चैनल है वो नेपाल में बहुत पॉपुलर है और बहुत से लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हैं। कम से कम मैं आज भी रिकॉर्ड में कह सकता हूँ कि कम से कम 50-60 लोगों के मेरे पास टेलीफोन नंबर है नेपाल के, मुझे बुलाते भी हैं। जाऊंगा ईश्वर जब चाहेगा पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने भी और पूरा देखने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेपाल जो कि एक भारत के बहुत ही करीब था, थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैं नहीं बनाऊंगा इसे, लेकिन वो भारत से दूर सा जाता दिख रहा है कि आपको भी कि नहीं? दूर जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। इसलिए जा चुका है कि हमारी गलतियों के कारण ये ब्लॉकेट कर देना। हाँ, भाई उनके कोई एक्सेस है ही नहीं, सी रूट कोई है नहीं, आप रास्ते बंद कर देते हैं, दवाइयां नहीं जाती, सब्जियां नहीं जाती, खाना नहीं जाता, पेट्रोल नहीं जाता, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको सजा देनी है किसी नाराज है किसी राजनीतिक नेता से और आम जनता को तकलीफ दे रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ नहीं होंगे तो क्या होंगे? तालियां बजाएंगे। बहुत लोग कहते हैं। तो पहला वाला ब्लॉकेट भी गलत था, दूसरा वाला भी गलत था। राजीव गांधी के समय इसलिए कि राजा कुछ वेपन्स मंगा रहा था वहां से, तो राजा पे प्रेशर डालते ना, जनता पे काहे को प्रेशर डाल रहे? और ये ओली के टाइम पे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला। अरे एक हफ्ते बाद कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, आप जाके कह रहे हैं बदल दीजिए। पहले क्यों नहीं आपने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया? तब आपकी डिप्लोमेसी क्या झक मार रही थी? तो ये मैं सोचता हूँ कि गलतियां हमारी हैं और आप चाहते हैं कि आप नेपाल को भी कंट्रोल करें, इंडिया को भी कंट्रोल करें। उनकी जनता को हक नहीं है कि वो अपनी सरकार चुने। आपने ये काबिलियत होनी चाहिए कि जो भी सरकार नेपाल में आए उससे आप ढंग से डील कर पाए, उससे दोस्ती बढ़ा पाए, उसको अपनी तरफ ला पाए। अपनी गलतियों के लिए हम नेपालियों को काहे को गाली देते हैं? लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ, चाहे पॉलिटिकल लोग जो भी बात है, लेकिन आम लोग तो बड़े अच्छे, ऐसे हम जैसे कोई अंतर नहीं लगता। खासतौर पर डोटी और जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इनका, कर्नाली तक, वो तो कुमाऊं गढ़वाल जैसी एक ही जैसी संस्कृति हो। नहीं, संस्कृति एक जैसी है, लेकिन लोग सबके सब अच्छे हैं वहाँ के। हाँ। मैं नहीं मानता कि खाली डोटी के ठीक है, काठमांडू के भी ठीक है, वो भी भारत से दोस्ती चाहते हैं। इस बात से नाराज हैं कि आप बीच बीच में ये उल्टे काम क्यों करते हो? वरना गुडविल जो है वो है। मैंने लेकिन टेंडेंसी देखी लोगों की, वो भी मेरा इस चैनल का एक ही मकसद है कि जोड़ो, मतलब दोनों जुड़े, चाहे किसी भी तरीके से। तो वो भी यही चाहते हैं कि जुड़े, बहुत अधिकतर लोग यही चाहते हैं। मेरे एक नेपाली दोस्त है, वो कहते हैं देखिए हमारे राजनीतिक नेताओं को समझना, ये समझ लीजिए कि काठमांडू की हवा खराब है। मैंने कहा क्या मतलब? तो कहते हैं कि काठमांडू में है तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एंटी इंडिया बातें बोलना उनको अच्छा लगता है। जैसे ही जहाज में बैठते हैं इंडिया जाने के लिए, हवा बदल जाती है, वो प्रो इंडिया हो जाती है। अच्छा, आप नेपाल जाते हैं, वहाँ के भोजन और हमारा जो पहाड़ी भोजन है कुछ मिलता जुलता है? नहीं, थोड़ा मांस, बहुत तरह तरह का भोजन है। नेवाड़ी खाना अलग है, अकाली अलग है, अलग अलग सबका अलग। बहुत अच्छा खाना है नेपाल का, लोग तो बहुत ही अच्छे। हाँ, लोग बिल्कुल, हाँ, पूरी रेंज जैसे पहाड़ की दिखी जाए। अच्छा, आप अफगानिस्तान में आपने युद्ध वो भी कवर किए थे, क्या है उसका थोड़ा? मैंने कवर किया था जब नजीबुल्लाह की सरकार गिरी, तब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा था। तो जब मुजाहिदीन सरकार बन रही थी, सिब्बतुल्लाह मोजदीदी प्रेसिडेंट बने, अहमद शाह मसूद उस समय पहली बार फॉरेन मिनिस्टर बने, बाद में डिफेंस बने, पर उस समय फॉरेन मिनिस्टर बने थे शायद। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। जिस होटल में मैं था, वो होटल मुजाहिदीन कमांडर्स ने जो पेशावर से आए थे अपने कब्जे में ले लिया। हमारा होटल अहमद शाह मसूद के लोगों ने ले लिया था, काबुल होटल होता था, अब उसका नाम तोड़ के नया होटल बन गया, वहाँ सरीना होटल है। तो लेकिन मैंने और जो पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, हमने 20-20 दिन का किराया एडवांस में दे रखा था, तो हमको बाहर नहीं निकाल पाए। तो दो जर्नलिस्ट और बाकी सब फौजी थे वहां पे। तो अहमद शाह मसूद कैसे इंटरेक्ट करता था, वो अब शाम को आके अपने लोगों से बातचीत करता था, क्वेश्चन आंसर सेशन होते थे। जिनके ब्लास्ट में फिर जी एक जर्नलिस्ट बन गया जी वही। तो बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस था उस लड़ाई को कवर करना, क्योंकि दिन भर लड़ाई होती थी, 7 बजे कर्फ्यू लग जाता था। और 7 बजे से पहले ये होता था कि स्टोरी फाइल करके किसी तरह से यूएन क्लब में चले जाओ, क्योंकि वहां पे बियर मिल जाती थी, बाकी जगह कहीं नहीं, और खाना भी अच्छा मिल जाता था। और होता ये था कि सारे जो दुनिया भर की जो एम्बेसीज थे, उनके जो इंटेलिजेंस के लोग थे, वो वहां पहुंचते थे और पूछते थे जर्नलिस्ट से दिन में क्या हुआ बताओ।
और सबको बियर भी पिलाते थे और खाना भी खिलाते थे। हाँ। तो एक तो उस समय गया, फिर दूसरा में गया तब जब तालिबान मज़ार शरीफ को टेक ओवर कर रहे थे, तो उस समय मैं यहाँ से गया ताशकंद से तबरेज़, और तबरेज़ से टैक्सी लेके आमू दरिया पार करके हेरतान से मज़ार शरीफ। तो उस समय वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई मैंने कवर की। और फिर मैं गया जब अहमद शाह मसूद की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे गया, बिकॉज मैं अहमद शाह मसूद को काफी एडमायर करता था, तो मौका मिला तो मैं गया जब मुझे बुलाया गया। और अफगानिस्तान के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे, उनसे ज्यादा जनरस लोग, खुले दिल वाले लोग मुझे कहीं नहीं मिले। हाँ, वैसे पठानों के लिए तो कहा जाता है कि दिली। एक चीज मुझे जाननी है इसमें जर्नलिज्म को लेके, हालांकि दोनों मीडियम अलग है, हमारा ये आप जो है प्रिंट की बात करते थे, और आज का जो ये जो कई भी जैसे युद्ध हो जाता है, ये जो चैनलों में लोग जाते हैं, ये जो रिपोर्टिंग करते हैं, क्या वास्तव में वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए? ये कैसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए? वो दिखते हैं ना, मेरे पीछे बम आ गया, छुपते हो, नौटंकी, ये क्या चीज है? तो जर्नलिस्टों के लिए बोल दीजिए, कैसी जर्नलिज्म? मैं क्या हूँ, ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि ये कैसा जर्नलिज्म है। हाँ। हो सकता है उनके पीछे बम फट रहा हो, मुझे मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं फट रहा है, लेकिन मैंने ये 2 लड़ाइयाँ कवर की, हमारे पीछे कोई बम नहीं फटा ना, हमने कभी ये लिखा कि मेरी जान खतरे में थी, हाँ, ऐसा हुआ, ऐसा। अगर खतरे में थी तो भी पता नहीं लगा, तो जब जैसे नेपाल की बात कर रहे थे, जब गोलियां चल रही थी, आंसू गैस छोड़ रहे थे राजा के सिपाही, तो मुझसे किसी ने पूछा कि तुम एक रॉयटर्स का कॉरेस्पॉन्डेंट, कि तुम्हारी बुलेट प्रूफ वेस्ट का है? मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। कहते क्यों नहीं है? मैंने कहा यार मरना होगा तो वैसे ही मर जाएंगे, बुलेट प्रूफ से तुम कौन सा बच जाओगे, है ना? तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे को नहीं लगा कि जान खतरे में है या कुछ है। इसके अलावा और से कौन से देश थे जिनसे इस तरीके के आपने रिपोर्टिंग की, या कोई डेलीगेशन गया हो, या कोई और कौन सा? मैंने श्रीलंका से काफी रिपोर्टिंग की, जब LTTE का लड़ाई चल रही थी, और श्रीलंका के बारे में मतलब दुखी होने की बात यह है कि जो भी हमारे दोस्त थे, एक एक करके सब मारे गए। अच्छा। LTTE ने उनको मार दिया, तमिल भी जो थे प्रोग्रेसिव उनको भी मार दिया। तो श्रीलंका कवर किया मैंने, अमेरिका तो कवर किया ही है, अमेरिकन पॉलिटिक्स, US कांग्रेस, बाकी तो पाकिस्तान को रह गया। पाकिस्तान को पाकिस्तान से भी मैंने रिपोर्टिंग की है, पर पाकिस्तान में रिपोर्टिंग से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट क्या हुआ कि 1996 में एक ट्रैक 2 चैनल बनी, जिसमें 4-5 पाकिस्तानी, 4-5 इंडियंस, हम लोग हर 6 महीने मिलते थे। उसमें पाकिस्तान की तरफ से उनके एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे शहरियार खान साहब, एक बाद में उनके NSA बने मेजर जनरल महमूद अली दुरानी थे, एक जो उनके विदेश मंत्री बने शाह महमूद कुरैशी वो थे, एक जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने शाहिद खकान अब्बासी वो थे, और एक अमेरिकन लेडी थी शरीन ताहिर खेली, जो ओरिजिनली पाकिस्तानी थी, उससे भी पहले हिंदुस्तानी थी, हैदराबाद की थी, वो थी। और हमारी तरफ से होते थे एयर चीफ मार्शल SK कौल, और ये सलमान हैदर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, मैं था, एक कोई PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई जाते थे, और जनरल डाम्बियार, सतीश डाम्बियार, हम लोग जाते थे। अजीत डोवाल भी गए एक बार हमारे साथ, तो हम लोग हर 6 महीने 7 महीने में मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे इनफॉर्मली कि क्या होना चाहिए, कैसे इन दोनों में दोस्ती बढ़ सकती है दोनों देशों में। लेकिन वो खत्म हो गया 2010-2012 के बाद, वो सिलसिला खत्म हो गया बहुत ज्यादा। तो बाकी रिपोर्टिंग के लिए तो मैं अक्सर जाता रहा। बांग्लादेश को लिखी, बांग्लादेश से मैंने बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं की है, लेकिन 2012 से की है, जब से शेख हसीना ने इलेक्शंस वहाँ पे सपोर्ट करने शुरू किए, और किसी और को खड़ा नहीं होने देती थी। आज सब लोग उनकी बहुत गुणगान करते हैं कि बहुत बड़ी डेमोक्रेट थी, ऐसा कुछ नहीं था। खालिदा जिया वाला तो जेल डाल दी थी वो सब। नहीं, खालिदा जिया को जेल जाना चाहिए नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप विपक्षी पार्टियों को चुनाव में हिस्सा लेने नहीं देंगी, उनके लोगों को अरेस्ट करके उनको बंद कर देंगे, किसी के खिलाफ मर्डर चार्ज कर देंगे। एक मंत्री है वहाँ के जो BNP के, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के, जो मेरे दोस्त हैं, उनके खिलाफ चार्ज किया है कि उन्होंने क्या था उस जमाने में था चार्ज, कि उन्होंने ट्रेन को आग लगाने की कोशिश की। याद में सिगरेट तक नहीं पीता, तो वो मुझसे पूछ रहा था भारत ट्रेन पे आग कैसे लगाते हैं, तो मुझे क्या मालूम है, मैंने थोड़ी लगाई ट्रेन पे आग। सो
उल्टे सीधे केस बांग्लादेश में आज भी वही चल रहा है। बिल्कुल। जर्नलिस्ट के खिलाफ पसंद नहीं आपको कोई जर्नलिस्ट, उसके खिलाफ मर्डर चार्ज लगा दो। जर्नलिस्ट क्या मर्डर करेगा यार? वो एक स्टोरी को मर्डर कर सकता है, खराब स्टोरी लिख करके, खराब रिपोर्ट लिख करके। वो क्यों? तो एक मेरा दोस्त है श्यामल दत्ता, उस बेचारे को बंद कर रखा है, 4 मर्डर केस उसके ऊपर कर रखे हैं। तो बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है, तो वहां पे जाना भी मुझे पसंद नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक हालात वहाँ के अच्छे नहीं है। आप मणिपुर में भी कुछ आपने गए थे, कुछ डेलीगेशन ने कुछ काम किया, इधर कश्मीर भी गए थे। मैं ये क्या है ये? मणिपुर का तो ऐसा था कि एडिटर्स गिल्ड ने एक टीम भेजी थी 3 लोगों की, जिसमें मैं भी था, क्योंकि आर्मी से शिकायत आई थी कि जो मणिपुर में इम्फाल के जो जर्नलिस्ट हैं वो फेक न्यूज छाप रहे हैं। हाँ। वहां पे वायलेंस चल रहा था 2023 में, आपको याद होगा। हाँ। तो जिसने मारा उसको विक्टिम दिखा देते थे, और जो मतलब उल्टा लिख देते थे। हाँ। तो और उन्होंने कहा कि एडिटर्स गिल्ड को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, आप चेक करो, हम ही को लग रहा है कि सचमुच ऐसा है। हाँ। तो हमने जाके देखा रिपोर्ट के सचमुच ऐसा था। हाँ। सारे एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड थे। मैतीज जो थे वो जर्नलिस्ट वो मैतीज के फेवर में लिखते थे और कहते थे कुकी सब टेररिस्ट है। हाँ। कुकी जो है वो मैतीज के खिलाफ लिखते थे। तो हमने वो रिपोर्ट लिखी। तो वहां के जर्नलिस्ट ने हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं अभी। क्रिमिनल डेफेमेशन, ये वो, यहाँ आओ, यहाँ के वो दिखाते हैं, वहां जाएंगे तो मार देंगे। तो वो 2023 से अब तक वो केस चल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया। और हमारे पास तो एविडेंस है कि उन्होंने कहा, नोट्स है हमारे पास, जब उन्होंने खुद कहा कि हम लोग मिल सारे एडिटर शाम को मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि स्टोरी क्या होगी, और सबके सब वही लिखते हैं। तो ये कोई जर्नलिज्म हो? नहीं। तो वो तो मणिपुर का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत खराब रहा। मुझे लगता है कि वहाँ के जर्नलिज्म के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। ये आपकी डोभाल जी से मुलाकात हुई? मेरी हुई थी अभी एक शादी में मुलाकात हुई। अच्छा, वैसे नहीं हुई कि कहीं बुला दे, उनकी कचमोली पार्टी होती है? नहीं, कचमोली पार्टी में कभी नहीं गया, पर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होती थी पहले। हाँ। जब तक वो सरकार में थे? नहीं, आईबी में थे, आईबी DIB थे। और फिर जब वो रिटायर भी हो गए, विवेकानंद फाउंडेशन में थे। तो अक्सर मुलाकात होती थी, एक दूसरे के घर में हम लोग मिलते थे। लेकिन जब से उन्होंने सरकार ज्वाइन की है तो मैंने ही कुछ हद तक डिस्टेंस बनाई है, क्योंकि इस सरकार की नीतियों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और डोभाल साहब की नीतियों से भी सहमत नहीं हूँ। हमारे दोस्त जरूर है, तो कहते हो कि कभी आओ घर में बैठेंगे, तो मैं कहता हूँ जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे। मतलब हमारी दोस्ती बनी रहेगी। लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं, अपनी समझ के हिसाब से काम करते हैं। मैं अपनी समझ से करता हूँ। आइडियोलॉजी तो अपनी है ही, अपनी जगह सही बात है। लेकिन कई बार जैसे ना लोगों को भी खुश होते रहते हैं ना कि हमारे फला आदमी फला जगह बैठा है, ये बैठा है। नहीं, तो वो तो गर्व की बात है। मेरे लिए मैं तो कहता हूँ कि अजीत डोभाल गढ़वाली हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई उन जैसा बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये है उनकी बातों से, उनकी पॉलिसी से सहमत है। हाँ। एक सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम क्योंकि मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, तो वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और अच्छे। उस समय वो इस सरकार में काफी, हालांकि रिटायर हो गई। एक बार जब ऐसे चीन के साथ हो रहा था, वो टेंशन था, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम भी गढ़वाली हो और मोदी को गढ़वालियों पर भरोसा है। मैंने कहा कैसे? तो बोला डोभाल भी गढ़वाली, और उससे पहले जनरल रावत भी थे, फिर चौहान भी आए, फिर और गढ़वाली पर बहुत भरोसा है मोदी का। ये सुनना अच्छा लगता है। अनिल धस्माना जी का नाम नहीं लिया? अनिल धस्माना जी, आलोक जोशी, बड़ा नाम उन्होंने ये बताया मुझे, 4-5 नाम है ना। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि पहाड़ी। अब पता नहीं ये सच बात है कि नहीं है, पर ये बात भी सच है कि हमारे लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं। हाँ। काबिल लोग हैं। आप नहीं कह सकते इनमें से कोई भी काबिल नहीं है, या उसको वहां पे नहीं बैठा होना चाहिए था, या वो डिजर्व नहीं करता। सब डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने कहा, ये डेमोक्रेसी है। आप बैठिए ऊंचे से ऊंचे पद पे, लेकिन, और मैं बिल्कुल जमीन पे भी हूँ, लेकिन मैं आपसे डिफर कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। लेकिन इसमें एक बार इसी तरह की बात जो मैं कह रहा हूँ, एक गढ़वाल भवन में कार्यक्रम था, लोग बड़े खुश हो रहे थे, मैं भी खुश होता, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि देखिए समय कैसे बदल रहा है कि हम सलाम ठोकने वाले तो हो रहे हैं, लेकिन जब पहले गृहमंत्री दूसरे नंबर के पंत जी बने, बहुगुणा जी, या जो बड़े नाम थे, उसके बाद केशव पंत तो बने, उसके बाद तिवारी जी बड़े ना, या खंडूरी जी भी जो बड़े, हम सलाम तो ठोक रहे हैं, सलाम लेने वाले कम मान है ना हमारे।
इस जनरेशन में क्यों हो रहा है, नेता कम क्यों हो रहे हैं? अच्छा, मैं इसको ऐसे देखूं, मैं कहूंगा कि हमने बड़े राजनेता पैदा नहीं किया पिछले शब्द वही है कुछ दशकों में, हाँ, है ना। हाँ, वो लोग जो निकले थे वो मूवमेंट से निकले थे, हाँ, फ्रीडम मूवमेंट से निकले हुए बड़े नेता थे। इसी तरह से उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी बड़े नेता निकलने चाहिए थे, लेकिन निकले नहीं। निकले, अब क्या कारण है वो आप शायद मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, आपने उस पर बहुत रिपोर्टिंग की है। लेकिन कोई मूवमेंट गढ़वाल में होती नहीं कभी। अब इस तरह के छोटे मोटे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं होती, गांव के गांव खाली हो गए उसके ऊपर नहीं होती, खेती कैसे होनी चाहिए उस पर नहीं होती। तो हम सब लोग जो है वो प्रवासी बन गए, और प्रवासी बन के ही खुश है। तो कहाँ से गढ़वाल में राजनेता पैदा होगा? तो ये जो समाज है, जैसे उत्तराखंड का, ये जो पूरा, मैं उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार सभी की बात कर रहा हूँ, पलायन भी हो रहा, गांव भी खाली हो रहे, आपकी नजर में क्या लगता है कैसे गांव हो? एक तो सरकार का है, अलग पक्ष जो भी हो, हम कॉमन मैन की तरह क्या सोचते हैं कैसे हो सकता है लौटना? देखिए, आप जितने गढ़वालियों से बात करेंगे वो उतने सोल्यूशन दे देंगे आप। हाँ, कोई बोलेगा आलू उगाना चाहिए, हाँ, कोई बोलेगा कि सेब की खेती करनी चाहिए, हाँ, कोई बोलेगा बड़ी इलायची की खेती करनी चाहिए। हाँ, टूरिज्म और क्या क्या बात, जो भी है, मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है बहुत जबरदस्त। हमारे यहाँ औरतें बहुत काम करती हैं, आदमी बहुत कम काम करते हैं। वो पूजा पाठ कर लिया, ब्राह्मणों ने तो कर लिया, बाकी लोग हुक्का पीते, औरतें बेचारी सुबह से शाम तक पिसती रहती। लेकिन अब बदल गया, पहले था अब थोड़ा बदल गया है। बदल गया अब तो साफ मुझे। एंटरप्रेन्योरशिप की कमी इतनी है कि आपको अच्छे होटल आज भी नहीं मिलेंगे गढ़वाल में। आप देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है, वहां पे वैसी सफाई नहीं मिलेगी जैसे आपको 2 स्टार या 3 स्टार होटल में नेपाल में मिल जाएगी। तो हम नेपालियों से भी नहीं सीख रहे। हम सोचते हैं नेपाल ऐसा है वैसा है, आप जाके देखिए तो सही नेपाल कितना बदल गया है। उनका एवरेस्ट बेस कैंप तक जो होटल आपको मिलेंगे एकदम साफ सुथरे मिलेंगे, टॉयलेट साफ होगा, कहीं बदबू नहीं आएगी, कहीं बेडशीट पे कहीं पे कोई दाग धब्बा नहीं होगा, अच्छा बेड कवर होगा, सब जगह साफ सुथरा होगा, कूड़ा करकट नहीं दिखाई देगा। आप कह सकते हैं गढ़वाल के बारे में? मैंने ना एक बार एक वीडियो बनाई थी, इसी में है कि जैसे आप जाते कहीं गुजरात जाते, गुजराती थाली देखिए कितनी वैरायटी आप खा ही नहीं सकते उसमें, या साउथ में इडली डोसा उनकी थाली, हर जगह एक थाली है। मैंने ये कहा कि इतने 25 साल होने वाले, तब एक 8 साल पहले की खबर, उत्तराखंड के लोग एक थाली क्यों नहीं बना पाया? आज में वही मैगी खिला रहे लोगों को। वो तो इस तरीके हमारा कोई बहुत अच्छा या बहुत सोफिस्टिकेटेड कुजीन नहीं रहा। किसानों का खाना था, वो हम लोग खाते हैं, तो वो तो आपको मिल जाता है और वो भी मांगने पे मिलता है। लेकिन जहाँ टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, अभी देखिए आप कुमाऊं की तरफ चले जाइए, जितने भी लोग अच्छे ये रिजॉर्ट चला रहे हैं, फलाना चला रहे हैं, ये सब देश से गए हुए लोग, बाहर के लोग, और बहुत साफ सुथरे चला रहे हैं। लेकिन एक बहुत गलत काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि सारे के सारे लोग कोविड के बाद विशेषकर सब लोग वहां पे जमीन खरीद के कॉटेज बना रहे हैं, गांव वालों का पानी चुरा रहे हैं। जितने गधेरे थे सब उस पे पंप लगा के सब पानी खींच लेते, और सरकार क्या कह रही है गांव वालों को, तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। अरे बेवकूफो, उनको बोलो जो बाहर से आए कि तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। गांव वाले का पानी तुम उनको दे रहे हो, और गांव वालों को कह रहे हो कि रेन वाटर। तो पानी की जो चोरी हो रही है वहां पे इतनी जबरदस्त हो रही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। उस पर कोई हमारे यहाँ मूवमेंट नहीं है। मतलब अब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, अगर मेरे को अगर असर पड़ता शायद मैं एजुकेट करता। वो कहते हैं कि जिसके तन पे लगती है वही जानता है, पर हमारे लोग उसमें भी खुश हैं कि चलो सब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पंप लगा दिया, इसमें से हमको भी थोड़ा पानी मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनके पानी के स्रोतों का दोहन हो रहा है ये बाहर के लोगों के द्वारा, बाहर के मतलब वो भी इंडियंस ही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो कोई मतलब इतने सारे इशू हैं जिसपे लीडरशिप वहाँ के युवा ले सकते हैं, जिससे हो सकता है राजनीति में नए नेता पैदा हो, लेकिन हो नहीं रहा है। सब हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं दिल्ली से बैठ के कि मुझे एमपी बना दो, मुझे एमएलए बना दो। मैं एक बात साफ कर दूं, कहीं लोग ये न कह दे कि भारत जी कह रहे कि बाहर के लोग वगैरह, वहां का जो शब्द भू कानून की भी बात होती रही है। मैं लगातार कई वीडियो में कहता रहा हूं कि उत्तराखंड में आप जमीन कहीं भी ले लीजिए, आप देहरादून खरीदिए, आप हल्द्वानी खरीदिए, शहरों में कहीं भी ले लीजिए, जो नगर निगम के इलाके बचाने की गांव की हो रही है। दिल्ली में भी गांव को बचाने के लिए लाल डोरा था, और ये बात पीड़ा सभी की है कि यदि गांव में भी वही भीड़ हो गई तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे,
या जंगल नहीं रहेंगे तो पाली जो ये गंगा यमुना वाली है, या आगे पूरे हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ, सतलुज से लेकर आगे ब्रह्मपुत्र तक, तो फिर वो नदियां सूख जाएंगी और वो सरस्वती हो जाएंगी, और ये तमाम जो खेत फसल से लहलाते हैं वो रेगिस्तान हो जाएंगे। ये चिंता है पहाड़ के लोगों की, यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहे हैं लोग। तो आप जाइए, पहाड़ देखिए, पहाड़ को अपना मानिए, ये पहाड़ के लोगों की चिंता है। क्योंकि हम भी बाहर हैं, लेकिन हम लोग उस तरह की हरकतें भी नहीं करते कि हम शांत तरीके से जीवन दे रहे हैं। आप भी जाइए, शांत रहिए, लेकिन शहरी इलाकों में गांव की ही जमीन क्यों चाहिए आपकी, ये सवाल है। कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक नहीं। गाँव की जमीन अगर कोई बेचना चाहता है बेचे, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ के रिसोर्सेज है उन पे पहला हक वहाँ के लोगों का है। वो पहला हक उनका नहीं हो सकता जो वहाँ पे सेटलर्स हैं। बिल्कुल थे भारत भूषण जी। यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इस तरीके के जो उत्तराखंड या हिमालय से जुड़े जो लोग हैं जिनको हमको पहचानना चाहिए, खासतौर पर देश दुनिया के लोग तो उनको जानते ही हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को भी जानना चाहिए। मैं इसी एक उद्देश्य से आपके सामने भारत भूषण जी को लाया हूं और भी लोगों को आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखेना, और आप किस शहर से, राज्य से, देश से हैं वो भी जरूर लिखिएगा। आऊंगा जल्दी नई स्टोरी के साथ में, इसी तरह के संवाद के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। बिल्कुल थे भारत भूषण जी। यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इस तरीके के जो उत्तराखंड या हिमालय से जुड़े जो लोग हैं जिनको हमको पहचानना चाहिए, खासतौर पर देश दुनिया के लोग तो उनको जानते ही हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को भी जानना चाहिए। मैं इसी एक उद्देश्य से आपके सामने भारत भूषण जी को लाया हूं और भी लोगों को आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखेना, और आप किस शहर से, राज्य से, देश से हैं वो भी जरूर लिखिएगा। आऊंगा जल्दी नई स्टोरी के साथ में, इसी तरह के संवाद के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।